हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार आपके अपने यूट्यूब चैनल में। गाइस उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। तो आज की सेशन में अपन डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक का सेकंड पार्ट। फर्स्ट लेक्चर जो ऑलरेडी हमने कंप्लीट किया हुआ है उसमें जो है कुछ पार्ट जो है बचा हुआ था, तो अपन इस सेकंड पार्ट में कंप्लीट करेंगे। फर्स्ट लेक्चर का जो वीडियो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाके वॉच कर सकते हो, तभी जो है आज की क्लास आपको समझ आएगी। बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना गाइस, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले। फर्स्ट लेक्चर में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी तक डिस्कशन किया था, उसी में से एक प्रॉपर्टीज आपके पास और थी जिसका मैंने जस्ट वहां पे स्टेटमेंट लिखा था। इसको यहाँ पे डायग्राम्स में आपको समझा देता हूँ। ये जो है डायग्राम बना के कई बार क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए हैं, ठीक है। इसमें एक कंडक्टर बना के और यहाँ पे कुछ लाइंस बना के क्वेश्चन पूछा गया था कि बताइए कौन सा जो है करेक्ट रिप्रेजेंटेशन है ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का, ठीक है। तो आपको क्या समझना है, आपको देखना है कि अंदर जो है कंडक्टर की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन 0 होती है और डायरेक्ट जो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है कंडक्टर को काट के जो है निकलती नहीं है, याद रखना, ठीक है। तो कैसे पास करती हैं, ऐसे जाएंगी और हमेशा याद रखना कंडक्टर की क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। यहाँ पे अगर टेंजेंट खींचोगे तो टेंजेंट जो होगा कंडक्टर के साथ कितना एंगल बनाएगा गाइस, 90 डिग्री। क्लियर है, तो ये चीज जो है आपको माइंड में रखना है गाइस, ठीक है। तो आई होप ये चीज आपको क्लियर हो गई। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज गाइस। यहाँ पे क्या है, मेरे पास एक सोर्स चार्ज है, सोर्स चार्ज से r डिस्टेंस पे एक हमारे पास टेस्ट चार्ज दैट इज q नॉट रखा हुआ है। तो इन दोनों पे जो लगने वाला फोर्स होगा, या फिर मैं ऐसा बोल सकता हूं कि q की वजह से, सोर्स चार्ज की वजह से q नॉट पे जो फोर्स होगा दैट इज F=k q नॉट डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। ये अपने को पता है, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है दैट इज गिवन एज फोर्स डिवाइडेड बाय पर यूनिट चार्ज। क्लियर है, तो यहाँ पे अगर मैं फोर्स की वैल्यू रखूंगा तो ध्यान से देखो q नॉट कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला जो निकल के आएगा दैट इज k डिवाइडेड बाय r का स्क्वायर। वेयर q क्या है आपका, सोर्स चार्ज है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड किस पे डिपेंड करती है, सोर्स चार्ज पे डिपेंड करती है, टेस्ट चार्ज पे डिपेंड नहीं करती। क्लियर है, और कितनी डिस्टेंस पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हो, है ना, वो पॉइंट कहां पे है, समझ रहे हैं ना। तो उसकी स्क्वायर की क्या होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शन होती है। तो मेरे पास ये पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का जो है फार्मूला निकल के आ जाता है गाइस, ठीक है। अगर यहाँ पे E वर्सेस R का मैं ग्राफ प्लॉट करूं तो यहाँ पे देखो रिलेशन तो कैसा है, E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। तो ग्राफ कैसा आएगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक ग्राफ। क्लियर है गाइस। नेक्स्ट कांसेप्ट है गाइस आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज रिंग। मेरे पास एक कोई रिंग है जिस पे चार्ज मैंने प्लस का q लिखा है, जिसकी रेडियस क्या है, कैपिटल R है, इसका सेंटर पॉइंट C है, सेंटर से x डिस्टेंस पे एक पॉइंट P है जहां पे मुझे इस रिंग की वजह से, इस चार्ज रिंग की वजह से क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो गाइस इसका डेरिवेशन होता है, यहाँ पे डेरिवेशन मैं बिल्कुल भी नहीं बताऊंगा, ठीक है। तो ये जो रिजल्ट निकल गया है, क्योंकि रिजल्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ठीक है। बोर्ड में हाँ हो सकता है आपसे ये डेरिवेशन वगैरह पूछ ले, लेकिन जो है इसका रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन गाइस पूछे गए, जेईई मेंस में भी कंटिन्यूअसली क्वेश्चन यहाँ से आ रहे हैं, नीट में भी आ रहे हैं, ठीक है। तो इसका जो रिजल्ट आता है P पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड दी जाती है दैट इज E=kqx डिवाइडेड बाय r² प्लस x² की होल पावर 3/2। ये रिजल्ट आपको अच्छे से याद होना चाहिए बेटा। क्लियर है, तो मेरे पास याद आता है। अगर मैं x की वैल्यू 0 कर दूं, x की वैल्यू 0 करने का मतलब इस पॉइंट को मैं कहां पे लेके आ गया, सेंटर पे लेके आ गया। तो x 0 करोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड पे सेंटर पॉइंट क्या होती है, 0 होती है। तो ध्यान से देखो बेटा, अब रिंग के पेरीमीटर पे क्या है, चार्ज है। अगर सेंटर पे कोई चार्ज रख दोगे ना तो उसको बाहरी दुनिया से कोई पता ही नहीं चलेगा कि कुछ है। आया समझ में। तो रिंग के पेरीमीटर पर जो चार्ज प्रेजेंट है, अगर सेंटर पे कोई दूसरा चार्ज रख दो तो उस पे कोई फोर्स जो है एक्सपीरियंस नहीं होगा बेटा, ठीक है। तो यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बनने वाला, याद रखना, ठीक है। तो आई होप ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट पॉइंट है फॉर ई मैक्सिमम। अगर मुझे मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड देखना है कि किस पॉइंट पे क्या है मैक्सिमम होगी, तो उसके लिए मैथमेटिकल हमें रूल मालूम होता है कि क्या करना पड़ेगा आपको, d डिवाइडेड बाय dx। मतलब ये जो फार्मूला दे रखा है इसको हमें e को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे x वेरिएबल है, k तो कांस्टेंट है, चार्ज तो कांस्टेंट है, रेडियस भी कांस्टेंट है, वेरिएबल कौन है, x। तो e का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करोगे, उसको 0 पुट कर दोगे तो यहाँ पे मेरे पास जो x की वैल्यू निकल के आती है दैट इज +-r/√2। जेईई मेंस में भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है बेटा, याद रखना, कई बार पूछा गया है, ठीक है। तो अगर रिजल्ट याद रह जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है कहां पे होती है, x +-r/√2 पे गाइस, ठीक है। अच्छा, अगर मैं इस वैल्यू को उठा के इस फार्मूले में पुट कर दूं तो मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की जो मैक्सिमम वैल्यू निकल के आती है दैट इज 2/3√3 k डिवाइडेड बाय r² गाइस, ठीक है। आई होप ये चीज आपको अच्छे से क्लियर होगी बेटा, ये तुम्हें निकालना आना चाहिए। अगर ये रिजल्ट याद है, ये रिजल्ट याद करना है दोनों, इसको याद करने की जरूरत नहीं है, आप इसको जाकर उठा के पटक देना तो आपको ई मैक्सिमम की वैल्यू मिल जाएगी। क्लियर है गाइस, तो आई होप चीज आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। इसका नेक्स्ट जो अपन ग्राफ है गाइस, आपका E वर्सेस x ग्राफ, ठीक है। तो सेंटर पे हमने आपको बताया कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, x +r/√2 पे क्या होगी, मैक्सिमम होगी, और x -r/√2 पे क्या होगी, मैक्सिमम होगी। कितनी मैक्सिमम वैल्यू होगी, आप यहाँ पे वैल्यू जो है रख के, आपके पास फार्मूला जो है ये होता है, इस पे रख के आप देख सकते हो, हमने निकाल के आपको बताया है। क्लियर है।
अब मैं इसी कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा और आगे बढ़ाता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार जो यहाँ से क्वेश्चन गाइस पूछे गए हैं, इसलिए थोड़ा सा ध्यान से यहाँ पे देखिए। मेरे पास एक रिंग है जिसपे चार्ज कितना है, प्लस का क्यू, सेम कंडीशन मैंने ले रखा है, रेडियस आर है। अब इसके सेंटर पे अगर थोड़ी देर के लिए प्लस क्यू चार्ज रखता हूँ, अगर प्लस क्यू चार्ज रख के मैं इसको थोड़ा सा सेंटर से क्या कर दूं, स्लाइटली डिस्प्लेस कर दूं, तो इस पे क्या है, रिंग पे प्लस क्यू चार्ज है और यहाँ पे आपने प्लस रखा है, तो उसको जस्ट स्लाइटली क्या करोगे, डिस्प्लेस करोगे, तो प्लस चार्ज एक दूसरे क्या करेंगे, रिपल करेंगे, तो इसको भगा देगा। ठीक है, अगर इधर डिस्प्लेस करोगे तो उसको रिपल्सन की थ्रू भगा देगा। बात समझ आ रही? वहीं पे अगर थोड़ी देर की मैं बात करूं, सेंटर में मैंने नेगेटिव चार्ज रख दिया, बात समझ आ रही है, मतलब रिंग पे आपके पास प्लस चार्ज है तो सेंटर में मैंने कैसा चार्ज रख दिया, नेगेटिव चार्ज। अब नेगेटिव चार्ज को सेंटर से आपने थोड़ा सा डिस्प्लेस किया, तो समझो होने वाला है, स्लाइटली डिस्प्लेस करना है। जब स्लाइटली डिस्प्लेस करोगे, मान लो डिस्प्लेसमेंट कितना मैंने x लिया है, छोटू सा, है ना, ये आपको कंडीशन भी क्वेश्चन में दी जाती है कि यहाँ पे रेडियस जो है डिस्प्लेसमेंट से क्या है, बहुत बहुत ज्यादा है। ठीक है, कंडीशन आपको दी ही जाती है, याद रखना, क्लियर है। तो मैंने इसको स्लाइटली x डिस्प्लेस किया माइनस चार्ज को, तो होगा क्या बेटा, ये जो है देखो ये प्लस है, ये माइनस है, अब स्लाइटली डिस्प्लेस करोगे तो यहाँ पे होगा अट्रैक्शन, अट्रैक्शन फोर्स की वजह से क्या होगा, ये एसएचएम भी कर सकता है, क्लियर है। अगर एसएचएम कर सकता है तो इससे आपको कुछ भी चीजें पूछी जा सकती है, इसका फ्रीक्वेंसी पूछा जा सकता है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी पूछा जा सकता है, टाइम पीरियड पूछा जा सकता है, मैंने यहाँ पे सारी चीजें जो मेंशन कर दी है। तो क्लियर, तो इसके लिए आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का जो है फार्मूला मालूम होना चाहिए इन केस ऑफ चार्ज रिंग। तो E इक्वल टू होता है k क्यूब डिवाइडेड बाय r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर होल पावर 3/2। अब फोर्स जो दिया जाता है, फोर्स इज इक्वल टू चार्ज मल्टीप्लाई इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये जो माइनस क्यू चार्ज मैंने रखा है, इस पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस रिंग की वजह से कितना फोर्स लगाएगी, दैट इज गिवन एट F इक्वल टू माइनस क्यू इंटू ई। ई की वैल्यू यहाँ से उठा के रख दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ से मैंने ई की वैल्यू रख दी, तो मेरे पास फोर्स जो है निकल के ये आपके पास आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद न्यूटन का जो सेकंड लॉ है, F इक्वल टू एम ए, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने F की वैल्यू क्या रख दी, एम ए, क्लियर। तो ये मेरे पास वैसे एक्सप्रेशन चलेगा। और A इक्वल टू क्या होता है, अगर कोई पार्टिकल क्या करता है, एसएचएम करता है, तो A की वैल्यू क्या होती है, एक्सीलरेशन की वैल्यू क्या होती है, माइनस यहाँ पे आएगा ओमेगा स्क्वायर एक्स होता है। मास तो आपका रहेगा पार्टिकल का, जो भी चार्ज पार्टिकल उसका मास रहेगा, तो माइनस एम ओमेगा स्क्वायर एक्स, ये एक्सीलरेशन होता है ओमेगा स्क्वायर एक्स, एसएचएम में आपको पढ़ाया जाता है बेटा, ठीक है। तो यहाँ मैंने इसकी वैल्यू रख दी, माइनस से माइनस काट दिया, एक्स ने एक्स को उड़ा दिया भाई साहब, ठीक है। अब मेरे को कंडीशंस लगाना है वही वाली जो आपको दी जाएगी, r इज ग्रेटर x, ठीक है। तो मेरे पास यहाँ पे क्या बचेगा, m ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू k कैपिटल Q इनटू स्मॉल q डिवाइडेड बाय r की पावर जो है q बचेगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे r स्क्वायर कॉमन लिया, तो यहाँ पे क्या है 3/2, तो r की पावर 2 और यहाँ पे 3/2, 2 ने 2 को कैंसिल कर दिया, तो बचेगा मेरे पास r की पावर 3, अंदर क्या बचेगा 1 प्लस x स्क्वायर डिवाइडेड बाय r स्क्वायर की होल पावर 3/2। बेटा एक बात याद रखना, x पहले से छोटा है किससे, बहुत छोटा है, सिर्फ छोटा ही बहुत छोटा है किससे, रेडियस से, है ना। ऊपर से आपने x में किसका भाग लगा दिया है, r स्क्वायर का, ठीक है। x स्क्वायर में r स्क्वायर का भाग लगा दिया, तो नंबर जो है बहुत छोटा आ जाएगा, 0.00 समथिंग आ जाएगा, तो मैं इसको जो है टोटली इग्नोर कर दूंगा, इसको 0 पुट कर दूंगा, सीधी सी बात है, ठीक है। तो r की पावर यहाँ पे q बचेगा, ठीक है। अब यहाँ पे m नीचे जाएगा बेटा, तो ओमेगा का स्क्वायर है, तो इसका स्क्वायर रूट लग जाएगा, क्या हो जाएगा k कैपिटल Q स्मॉल q डिवाइडेड बाय m r की पावर 3, है ना। अब कई बार जो क्वेश्चन में आपको k की वैल्यू भी यहाँ पे पुट कर देता है, तो डरना बिल्कुल भी नहीं, कैपिटल Q स्मॉल q डिवाइडेड बाय 4π m r की पावर 3 हो जाएगा, ये मेरे पास एंगुलर फ्रीक्वेंसी हो जाती है, ठीक है। अगर मुझे फ्रीक्वेंसी निकालना है तो ओमेगा इक्वल टू क्या होता है, 2π f होता है, तो f इक्वल टू कितना आ जाएगा, ओमेगा बाय 2π। बात समझ आ रही है, यहाँ पे जस्ट ओमेगा की वैल्यू पुट कर दो, तो मेरे पास क्या आ गई, फ्रीक्वेंसी आ गई। दूसरी मेरे से टाइम पीरियड भी पूछा जा सकता है, t इक्वल टू क्या होता है 1/f, ठीक है। फ्रीक्वेंसी को जस्ट क्या कर देना है, रिवर्स कर देना है। आई होप ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, यहाँ से आपसे कुछ भी चीज पूछी जा सकती है बेटा, क्लियर है। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज डिस्क। अभी अपन रिंग पढ़े थे, नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड द डिस्क। कभी-कभी इसका भी रिजल्ट जो है पूछ लिया जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो मेरे पास एक डिस्क है जिस पे कैपिटल प्लस Q चार्ज मैंने ले रखा है, इसकी रेडियस कैपिटल R, इसके सेंटर से x डिस्टेंस पे एक पॉइंट P है जहां पे मुझे क्या निकालनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, ठीक है। इसका जो डायरेक्ट फार्मूला आता है दैट इज E इक्वल टू सिग्मा डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन इनटू 1 माइनस x डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, क्लियर है। यहाँ पे सिग्मा जो है सरफेस चार्ज डेंसिटी है, सरफेस चार्ज डेंसिटी बोले तो चार्ज पर यूनिट एरिया। आपके पास 3 टाइप्स की जो है डेंसिटीज होती है, एक लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। लीनियर बोले तो चार्ज पर यूनिट लेंथ, सरफेस चार्ज डेंसिटी बोले तो चार्ज पर यूनिट एरिया, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी बोले तो वॉल्यूम पर यूनिट चार्ज, क्लियर, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे अपन गॉस लॉ पढ़ेंगे, वहां पे यूज करेंगे, ठीक है।
ओके गाइस, अब यहाँ पे एक एग्जांपल लेता हूँ कि यदि मेरे पास r ग्रेटर वेरी मच ग्रेटर देन x हो जाए तो उस केस में अभी भी जस्ट करके आए हो r स्क्वायर अपन क्या कर लें कॉमन ले लें तो अंदर क्या बचेगा स्क्वायर रूट में 1 प्लस x स्क्वायर डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। क्लियर है, x स्क्वायर डिवाइडेड बाय r स्क्वायर बहुत छोटा टर्म है, अप्रोक्सीमेट 0 हो जाएगा तो अंडर रूट क्या बचेगा अंडर रूट r का स्क्वायर। क्लियर है, अब r स्क्वायर क्या है अंडर रूट को कैंसिल करके बाहर आ जाएगा 1 माइनस x डिवाइडेड बाय r बचेगा। r बहुत बड़ा है ना, तो x डिवाइडेड बाय r फिर से रेशियो क्या हो जाएगा अप्रोक्सीमेट अप्रोचेस टू 0 तो यहाँ पे आंसर मेरे आ जाएगा दैट इज सिग्मा डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। क्लियर, तो मेरे पास रिजल्ट निकल के आ जाता है दैट इज इक्वल टू सिग्मा डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। मजे की बात ये है कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये यहाँ पे डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं कर रही है। क्लियर है, ये रिजल्ट आप अगेन अभी पढ़ोगे गॉस लॉ के बाद हम आपको पढ़ाएंगे दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज सीट, एक इनफाइनाइट सीट की वजह से किसी पॉइंट पे आपसे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा जाए तो उसका रिजल्ट वहां पे निकल के आता है सिग्मा डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो अगर इस डिस्क की रेडियस बहुत बड़ी हो जाती है कंपेयर टू डिस्टेंस x देन दिस डिस्क बिहेव लाइक अ चार्ज सीट, इनफाइनाइट सीट गाइस। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना गाइस। ठीक है, ओके, तो ये था आपका डिस्कशन। नेक्स्ट मूव करते हैं गाइस इलेक्ट्रिक फ्लक्स पे गाइस। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है, नंबर ऑफ लाइंस होती है व्हिच आर क्रॉसिंग परपेंडिकुलर टू द सरफेस एरिया। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास जो फार्मूला आता है दैट इज फाई इक्वल टू ई डॉट ए वेक्टर, मतलब ये जो होता है ये स्केलर प्रोडक्ट होता है इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर का। क्लियर है, इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास वेक्टर क्वांटिटी है, एरिया का वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, तो फ्लक्स क्या है इन दो वेक्टर क्वांटिटी का स्केलर प्रोडक्ट है या डॉट प्रोडक्ट बोल सकते हो। क्लियर है, तो यहाँ पे मैंने दो सरफेस बनाई है। ठीक है, यहाँ पे थीटा इक्वल टू 180 कैसे आया, इस सरफेस पे एरिया इधर है और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रही है। क्लियर है, दूसरा मेरे पास क्या है इधर ही एरिया है और इधर ही इसका क्या जा रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है। क्लियर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और आपके पास एरिया वेक्टर एक ही डायरेक्शन में, उस केस में थीटा की वैल्यू क्या है 0 है। ठीक है, तो जब ये आप डॉट प्रोडक्ट हटाते हो तो यहाँ पे क्या आता है फाई इक्वल टू ई ए कॉस थीटा आता है। क्लियर है, आया समझे, थीटा जो होता है दिस इज द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर गाइस। ठीक है, तो यहाँ पे मैं थीटा की वैल्यू जो 180 लेता हूँ, 180 लिया तो मेरे पास cos 180 की वैल्यू होती माइनस की 1। ठीक है, तो फ्लक्स जो मेरे पास आएगा दैट इज माइनस का ई ए। ये कौन सा फ्लक्स है, इनकमिंग इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हैं गाइस इसको। क्लियर है, ये आपके पास इनकमिंग इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो जाता है। इफ थीटा इक्वल टू 0 है तो यहाँ पे cos थीटा इक्वल टू जब 0 पुट करोगे तो cos 0 की वैल्यू क्या होती है प्लस की 1। ठीक है, तो फाई इक्वल टू प्लस का ई ए, इसको बोलते हैं आउटगोइंग इलेक्ट्रिक फ्लक्स गाइस। क्लियर, वहीं पे केस और होता कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड और आपके पास एरिया वेक्टर एक दूसरे के एक साथ कितना एंगल बना रहे हो तो 90 डिग्री। जब 90 एंगल बनाते हैं तो उस केस में आप यहाँ पे पुट करके देखो वैल्यू cos 90 पे क्या होता है 0, तो निकलने वाला फ्लक्स क्या हो जाएगा 0। तो ये केस भी तुझे याद होना चाहिए बेटा, याद रखना जब इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर एक दूसरे के साथ 90 एंगल पे होते तो कोई इलेक्ट्रिक फ्लक्स नहीं आएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा बेटा। ठीक है, इसके बाद अगर बात करें तो आपको यहाँ पे दिख रहा है फाई जो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज नथिंग बट दिस इज द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। इसका मतलब क्या है स्केलर क्वांटिटी, कैसी क्वांटिटी है स्केलर क्वांटिटी। अगर इसके एसआई यूनिट की बात करें तो एसआई यूनिट आप यहां से निकाल सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है न्यूटन पर कूलॉम। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पे एरिया भी आ गया, तो एरिया का एसआई यूनिट क्या होता है मीटर स्क्वायर, लेंथ इनटू ब्रेथ मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलॉम। क्लियर है, क्लियर है बाबू। नेक्स्ट इसके डायमेंशन की बात करें तो डायमेंशन कैसे निकलेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है फोर्स पर यूनिट चार्ज। ठीक है, फोर्स क्या होगा ml की पावर -2 और चार्ज का 80 और मल्टीप्लाई में एरिया है तो एरिया क्या होता है लेंथ का स्क्वायर। क्लियर, अब इन सबको जो 80 है ऊपर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा a की पावर -1 t की पावर -1, t की पावर -1 ऊपर जाएगा और t की पावर -2 है तो t की पावर -3 हो जाएगा और यहाँ पे l का स्क्वायर l समझ रहे हैं, l की पावर 1 l की पावर q हो जाएगा तो ml3 t की पावर -3 a की पावर -1 दिस इज द डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स गाइस। ठीक है, अब यहाँ पे आपको डॉट प्रोडक्ट कराना भी आना चाहिए। कभी कभी जो है इलेक्ट्रिक फील्ड जो है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप समथिंग कुछ ऐसे दे दिया, एरिया वेक्टर आपको 2i कैप समथिंग दे दिया तो आपको डॉट प्रोडक्ट कराना पड़ेगा। बात समझ आ रही है, तो सारी चीज अच्छे से क्लियर होनी चाहिए, मतलब ओवरऑल आपको वेक्टर का अच्छा खासा नॉलेज होना चाहिए बाबू। ठीक है, चलो बेटा अब यहाँ पे क्या है फॉर e इक्वल टू ex, मतलब मान लीजिए ऐसे एक रीजन दे रखा है जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड आपका x का फंक्शन है, समझ रहे हैं ना, इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी कर उस केस में आप फार्मूला का यूज करोगे फाई इक्वल टू क्लोज इंटीग्रल e वेक्टर डॉट dA वेक्टर। इस फार्मूले को कैसे यूज करते हैं थोड़ा सा मैं आपको जो है हिंट दे देता हूँ क्योंकि इससे भी बहुत ज्यादा क्वेश्चन गाइस पूछे जाते हैं। आई होप यहाँ तक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन है, याद रखना बाबू। ठीक है, तो थोड़ा सा समझते हैं। मान लीजिए मेरे पास इस फेस से जो है निकलने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स पूछा जा रहा है। ठीक है, इस सरफेस का जो एरिया वेक्टर होगा ना बेटा वो इधर होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर है, इसका एरिया वेक्टर भी इधर है।
ठीक है, तो यहाँ से निकलने वाला फ्लक्स कितना हो जाएगा, फाई इक्वल टू ई डॉट ए। क्लियर है। अगर इसका साइड वगैरह कुछ दे रखा है, जैसे क्यूब है ना, तो क्यूब में हर एक साइड क्या होता है, सेम होता है, तो इस सरफेस एरिया के लिए कितना हो जाएगा, जस्ट ए स्क्वायर, साइड का स्क्वायर। ठीक है, तो बात की बात है, फिलहाल आपको ये समझ आना चाहिए बेटा। ठीक है, नेक्स्ट अगर इस फेस से मेरे से पूछ रहा है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है, तो इसका एरिया वेक्टर किधर होगा, इधर होगा। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है और एरिया वेक्टर आपका इधर है। क्लियर है, दोनों के बीच एंगल 180। तो इस फेस से निकलने वाला फ्लक्स कितना हो जाएगा, माइनस का ई ए। अगर टोटल की बात करें, ठीक है, टोटल की बात करें तो कितना हो जाएगा, प्लस का ये माइनस ये, टोटल 0। ठीक है, बाकी बचे हुए फेसेस जैसे ये वाला है आपके पास, नीचे वाला है, तो इसका एरिया वेक्टर नीचे है और इसका एरिया वेक्टर किधर है, ऊपर है। तो ध्यान से बेटा देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, तो 90 एंगल बनाएगी, यहाँ पे भी 90 एंगल बनाएगी। ठीक है, तो ऊपर वाले से और इस वाले से निकलने वाले इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0, और दो फेस मेरे पास और बचते, एक सामने वाला एक पीछे वाला। बात समझ, उनसे भी निकलने वाला क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का जो एंगल है दैट इज 90। ठीक है, तो आई होप की चीज आपको क्लियर हो गई होगी बेटा। ठीक है, कभी कभी जो क्वेश्चन दूसरे वैरायटी में पूछते हैं, कभी कभी आपको प्लेन दिया जाएगा कि एक्स वाई प्लेन है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है नीचे से ऊपर लगाया गया है, मतलब माइनस जे से प्लस जे की तरफ लगाया गया है, या फिर आपको डायरेक्ट बता देगा ई वेक्टर जो गिवन है ई नॉट जे कैप दिया हुआ है, प्लेन आपके पास एक्स वाई है। तो आपको जब एक्स वाई प्लेन दिया जाता है तो हमेशा याद रखना, एक्स वाई प्लेन में अगर बात कर रहा है तो इसका जो एरिया वेक्टर आएगा वो परपेंडिकुलर टू द प्लेन आएगा। समझ रहे हैं कि नहीं, अगर एरिया वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे तो उनका डॉट प्रोडक्ट हमेशा आपको 0 मिलेगा। ठीक है, तो कंडीशन होती है, मेन चीज आपको वेक्टर से खेलना आना चाहिए, डॉट प्रोडक्ट से खेलना आना चाहिए, तभी जो है बात यहाँ पे बनने वाली है बेटा। ठीक है, तो चलिए इससे ज्यादा टाइम यहाँ पे वेस्ट नहीं करेंगे, आगे बढ़ जाते हैं। फिलहाल मैंने आपको सिखा दिया, और क्यूब से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं बेटा, याद रखना इलेक्ट्रिक फ्लक्स को लेके, तो क्यूब से खेलना तुझे आना चाहिए, प्लेन से खेलना आना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं बेटा गॉस लॉ की। ठीक है, ये क्या बताता है, ये बताता है कि मान लीजिए मेरे पास कोई आर्बिट्रेरी क्लोज सरफेस है, समझ रहे हैं ना, उसके अंदर कोई चार्ज क्यू इनक्लोज है, तो उससे निकलने वाला जो फ्लक्स होगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स दैट इज गिवन एज फाई इक्वल टू क्यू इनक्लोज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है, ये मेरे में इमेजिनरी क्या है, कोई गॉसियन सरफेस आपकी बनाई है और इसके अंदर कोई क्यू चार्ज इनक्लोज है, तो उससे निकलने वाला फ्लक्स दैट इज क्यू इनक्लोज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। नेक्स्ट मेरे पास फार्मूला बन जाएगा फाई इक्वल टू क्लोज इंटीग्रल ई डॉट डी, अपन ने अभी जस्ट पढ़ा है, इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई क्लोज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन। ठीक है, तो अगर मुझे किसी सिमेट्रिक बॉडी का इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है उसके रीजन में, इनसाइड आउटसाइड सरफेस पे, तो हम ये वाला फार्मूला जो यूज करेंगे। क्लियर है बेटा। नेक्स्ट जो है गाइस, यहाँ पे मैंने कुछ केसेस ले रखे हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स से रिलेटेड, है ना। ये एक प्रकार से क्वेश्चन ही बहुत बार यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं और पूछे जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ से बहुत टाइप के क्वेश्चन फॉर्म किए जा सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन ये है कि मैंने यहाँ पे क्यूब लिया है, क्यूब के कॉर्नर पे चार्ज रख दिया है। अब आपसे पूछेगा कि फाइंड आउट दी इलेक्ट्रिक फ्लक्स, है ना, इस क्यूब से निकलने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा। तो बच्चा सोचेगा सर हमें तो पढ़ाया गया है कि चार्ज क्या होना चाहिए, इनक्लोज होना चाहिए, तो चार्ज कॉर्नर पे रखा है, इनक्लोज नहीं है, तो बेटा इनक्लोज कर लो ना, है ना। कैसे इनक्लोज करोगे, इस पूरे चार्ज को अगर आपको इनक्लोज करना है, समझ रहे हैं, अंदर लाना है, तो उसके लिए आपको इमेजिनरी जो है इसी टाइप की शेप की क्या बनानी पड़ेगी, दूसरे क्यूब बनाने पड़ेंगे। ऐसे और कितने क्यूब बनाने पड़ेंगे ताकि चार्ज पूरा का पूरा अंदर आ जाए, तो मुझे और इसके साथ 7 क्यूब और रखने पड़ेंगे, तो टोटल कितने हो जाएंगे, 8। आया समझ में। तो आपको टोटल इमेजिनरी जो क्यूब है 7 और बनाने पड़ेंगे, तो उसके साथ टोटल 8 क्यूब आपके हो जाएंगे, यदि मेरे पास चार्ज कहाँ पे रखा है, कॉर्नर पे रखा है। बात समझ आ रही है, सिर्फ कॉर्नर के लिए बता रहा हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास जो फ्लक्स आएगा टोटल 8 से निकलने वाला दैट इज क्यू डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि ये पूरा का पूरा चार्ज किसमें है, पूरे 8 के अंदर आ गया ना। बात समझ आ रही है, तो टोटल से निकलने वाला कितना आ जाएगा, क्यू डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन, लेकिन मेरे से तो किसी एक क्यूब से पूछ रहा है। ठीक है, तो 8 से निकलने वाला क्यू डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, तो 8 में से किसी एक से निकलने वाला क्यू डिवाइडेड बाय 8 एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। क्लियर है, लेकिन अभी भी बात खत्म नहीं होती बेटा मेरे, अबे समझो इधर। कभी कभी क्वेश्चन क्या पूछा जाता है ना, कि मान लीजिए मेरे से इस फेस से पूछ लिया, आया समझ में, मेरे से पूरे क्यूब से ना पूछ के उसने किसी फेस, उसने साइडेड फेस दे दिया, कि पूछेगा बताइए इस फेस से निकलने वाला टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा। बस ये क्वेश्चन पूछे गए, वो साइडेड पोर्शन करके बना देता है, बताइए इस फेस से बताओ कितना फ्लक्स निकलेगा। देखो यहाँ पे जब चार्ज कॉर्नर पे रखा होता है ना, तो इस चार्ज को रिप्लेस कर दो कैमरे से। आप जिस रूम में बैठे हो उस रूम के किसी कॉर्नर पे कैमरा लगा के देखो बेटा। अब वो जो कैमरा होगा ना, ध्यान से समझो बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं आपको। ठीक है, अगर मैंने इसको कैमरा मान लिया, तो बेटा ये जो कैमरे के साथ लगी दीवार है, एक ये लगी है, एक ये डाउन वाली, ठीक है, ये वाली। तो ध्यान से देखो, ये कैमरा जो है अगर इन दीवारों पे कोई आदमी बैठा होगा, खड़ा होगा उसके सामने चिपक के, तो कैमरे में वो नजर नहीं आएगा। तो सेम आपके पास जो चार्ज है वो
3 वाल से कोई फ्लक्स जो है नहीं देगा, बच्चे भी 3 से जो है आपको देगा, क्योंकि टोटल हमारे पास 6 फेसेस होते हैं क्यूब में, ठीक है, 6 फेसेस, 8 कॉर्नर्स और 12 एजेस होती है, ये आपको आना चाहिए बेटा, ठीक है। तो 3 वाल्स तो आपके पास गए, बची कितनी, 3, है ना, तो 3 में से किसी एक से पूछ रहा है, बात समझ आए तो क्या हो जाएगा 1/3, समझ रहे हैं ना, 3 में से किसी एक से निकलने वाला फ्लक्स कितना हो जाएगा 1/3। लेकिन अभी भी बात मेरी खत्म नहीं होती बेटा, अभी क्वेश्चन क्या है, ऐसे भी पूछ लेता है, उसने फुल का और हाफ कर दिया, समझ रहे हैं ना, अब उसने कितना पोर्शन बना दिया, पूछेगा बताइए कितने से निकलने वाला, तो इसका भी क्या कर दोगे 1/2 कर दोगे, तो इसका हाफ का कितना हो जाएगा 1/2, बात समझ आ रही है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन जो है बना सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। कभी कभी क्या करता है, इसका हाफ पार्ट ले लेगा और इस वाले का हाफ पार्ट ले लेगा, तो एक्चुअल में हाफ हाफ मिला दोगे तो कितना बचेगा, एक ही बन जाएगा ना, तो फिर आंसर आपका यही हो जाना है। और डराने के लिए तुझे कैसा भी डराए, कॉन्सेप्ट अगर तेरा क्लियर है तो तेरा क्वेश्चन कभी गलत नहीं हो सकता बेटा, ठीक है। आई होप ये चीज आपको अच्छे समझ आई होगी। नेक्स्ट बात करते हैं बेटा, जब चार्ज कहाँ पे रखा हो, एज पे रखा हो, जब एज पे रखा होता है तो उस केस में क्या होगा, अभी एज पे रखे चार्ज को अगर मुझे इंक्लोज करना है, ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपसे फ्लक्स पूछ रहा हूँ, तो फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू डिवाइडेड बाय, मैं पहले एप्सिलॉन नॉट लिखता हूँ, ठीक है, अभी समझो इधर, ठीक है। तो इस चार्ज को मुझे अगर पूरा का पूरा इंक्लोज करना है, तो मुझे इस चार्ज को इंक्लोज करने के लिए ऐसे मुझे कितने और क्यूब रखने पड़ेंगे, टोटल 3 और रखने पड़ेंगे, तो टोटल कितने हो जाएंगे 4, एक पहले से 3 मुझे इमेजिनरी और बनाने पड़ेंगे, तब जाके ये एज वाला जो चार्ज है क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा अंदर आएगा। तो टोटल 4 से निकलने वाला कितना हो जाएगा, क्यू डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, लेकिन मेरे से एक से पूछ रहा है, तो यहाँ पे क्या कर दोगे, क्यू डिवाइड बाय 4 एप्सिलॉन नॉट। आई होप ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी बेटा, ठीक है। नेक्स्ट वैरायटी क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, मान लीजिए क्वेश्चन पूछा गया है जेईएस के अंदर, ठीक है, मेरे पास यहाँ पे क्या लिया है, स्क्वायर टाइप की प्लेट ली है, और यहाँ पे क्या है, साइड इसका ए दे रखा है, और इसके सेंटर से a/2 डिस्टेंस पे कोई चार्ज q बैठा है। अब पूछेगा बताइए इस प्लेट से निकलने वाले चार्ज फ्लक्स जो है कितना होगा, है ना, इस सरफेस से निकलने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा, मेरे से ये क्वेश्चन पूछा गया, तो मैं कैसे निकालूंगा। अब अगर ध्यान से देखो बेटा, तो अगर मैं क्यूब का एक पोर्शन जो है, एक फेस क्या करूं, चुरा लूं, तो आपको नहीं लगता ये फेस किसका पार्ट है, क्यूब का पार्ट है ना, तो अब मुझे क्या करना है, इस चार्ज को पूरा इंक्लोज करना है, तब मैं गॉस लॉ लगाऊंगा। तो इस चार्ज को अगर इंक्लोज करना है तो आप क्या बना दो, इमेजिनरी क्यूब बना दो। तो ध्यान से देखोगे इमेजिनरी क्यूब में ये आपके पास एक फेस ही नजर आ रहा है समझ में, जिसका साइड ए है और a/2 बोले तो क्यूब का सेंटर हो जाएगा, क्लियर, ये पूरा का पूरा चार्ज क्यूब के सेंटर पे आ जाएगा। तो टोटल क्यूब से निकलने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स दैट इज q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। अब क्यूब में टोटल 6 फेसेस होते हैं, तो 6 में से किसी एक से निकलने वाला दैट इज q डिवाइडेड बाय 6 एप्सिलॉन नॉट आपका आंसर हो जाएगा बेटा, याद रखना, सिंपल सा है, ठीक है, ओके। नेक्स्ट वैरायटी क्वेश्चन, मान लीजिए मेरे पास एक आपके पास हेमीस्फीयर दे रखा है, हेमीस्फीयर है और चार्ज यहाँ पे रखा है, क्लियर, यहाँ से निकलने वाला फ्लक्स जस्ट क्या हो जाएगा 0, क्योंकि ये अंदर नहीं है बेटा, ये बाहर रखा हुआ है, ठीक है। इसके बाद मेरे पास एक क्वेश्चन और है, यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे चार्ज जो है हेमीस्फीयर की कहाँ पे रख दिया, जस्ट यहाँ पे सेंटर पे रख दिया, समझ रहे हैं कि यहाँ पे, ठीक है। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, इससे निकलने वाला फ्लक्स पूछेगा तो आपको कुछ नहीं करना, इसको क्या करना है, कंप्लीट कर लेना है। तो यहाँ से निकलने वाला जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा दैट वुड बी कितना, कंप्लीट से कितना हो जाएगा, q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। मुझे तो हाफ से पूछ रहा है भाई, है ना, मेरे पास तो सिर्फ ये पोर्शन है, तो 2 से भाग लगा देना, तो कितना हो जाएगा, फाई इक्वल टू q डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट गए। आई होप ये चीज आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी बेटा। अभी भी कोई डाउट है तो नाउ यू कैन आस्क ऑन द कमेंट सेक्शन बॉक्स बेटा, ठीक है, सिंपल सा है, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक जरूर कर देना यार, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना ताकि सारे वीडियो आप तक पहुंच जाए, ठीक है। तो चलिए भाई बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है गाइस एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। तो सबसे पहले अपन डिस्कस कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू होलो स्फीयर। होलो स्फीयर भी बोल सकते हो, कंडक्टिंग स्फीयर भी बोल सकते हो, है ना, कंडक्टिंग स्फेरिकल सेल भी बोल सकते हो बेटा। इसकी खास बात ये होती है कि अगर इस पे चार्ज आप दोगे तो पूरा का पूरा चार्ज जो है सरफेस पे आ जाएगा और वो भी यूनिफॉर्मली क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तो अंदर जो है कोई चार्ज नहीं बचेगा। तो यहाँ पे मैंने 3 रीजन लिए जहाँ पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। तो सबसे पहली बात इनसाइड रीजन, तो इनसाइड रीजन में मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो मैंने यहाँ पे 3 रीजन बनाए हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने गॉसियन सरफेस बनाई है, सेंटर से r डिस्टेंस पे गॉसियन सरफेस बनाओगे और फार्मूला लगाओगे क्लोज इंटीग्रल v डॉट dA इक्वल टू q इनक्लोज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। ध्यान से देखना, यहाँ पे q इनक्लोज 0 हो जाएगा, e मुझे निकालना है, तो e क्लोज इंटीग्रल dA बचेगा। अब इस सरफेस एरिया का है तो स्फीयर, तो इस स्फीयर का सरफेस एरिया कितना हो जाएगा 4 पाई r², इसकी रेडियस मैंने r ले रखा है, तो e into 4 पाई r² इक्वल टू हो जाएगा q इनक्लोज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन। q इनक्लोज 0 है तो into 4 पाई r² इक्वल टू 0 हो जाएगा।
अब देखो बेटा 4 पाई आर स्क्वायर जो होता है कांस्टेंट होता है, याद रखना ये कभी जीरो नहीं हो सकता। तो किसको जीरो होना पड़ेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड को जीरो होना पड़ेगा। तो इसे अपन बोल देते हैं कि ई क्या होता है, जीरो होता है। हाँ ये मत बोल देना कि चार्ज नेट जीरो है अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। समझ रहे हैं ना, मैंने आपको कॉन्सेप्ट क्या समझाया, ये जो होता था इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया का क्या था, प्रोडक्ट था। अब एरिया तो आ रहा है, वो तो कांस्टेंट आ रहा है, वो तो जीरो नहीं होगा, तो फिर ये मस्ट है कि इन दोनों का प्रोडक्ट जीरो हो, तो इन दोनों में से किसी एक को जीरो होना पड़ेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी जीरो हो जाएगी। क्लियर है। तो बच्चों की कंफ्यूजन होता है कि मान लीजिए किसी रीजन में अगर आपको चार्ज जीरो हो, नेट चार्ज जीरो हो, तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो होगी? बिल्कुल नहीं। एक आप वायर ले लो जिसके अंदर क्या है, करंट फ्लो हो रहा है, तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ी जीरो होती है, नेट चार्ज तो जीरो है ना। तो ऐसा मत सोचना बेटा, ठीक है। ये क्यों जीरो होता है, इसके अंदर मैथ की कहानी है, आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया आपस में टकरा रहे हैं, बात समझ आ रही है। इन दोनों का प्रोडक्ट जीरो हो, तो एरिया जीरो नहीं हो रहा है, तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड को मस्ट है कि जीरो होना ही पड़ेगा अंदर, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट है बेटा, क्लियर है। अच्छा नेक्स्ट बात करते हैं उन सरफेस पे। तो उन सरफेस पे आप ई डॉट डी ए लगाओगे, क्लोज इंटू ई डॉट डी ए डिवाइड इक्वल टू क्यू इंटू डिवाइड एप्सिलॉन नॉट। तो सरफेस पे तो सीधा सीधा क्या है ना, छोटी सी गॉसियन सरफेस बनाओगे, इसके जस्ट क्लोज है ना, तो इसका जो जस्ट एरिया आ जाएगा ई मल्टीप्लाई 4 पाई आर स्क्वायर, आर मैंने स्क्वायर की रेडियस ली है, इक्वल टू क्यू इंटू डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो मेरे पास सीधा सीधा आंसर आ जाएगा क्यू डिवाइडेड 4 पाई एप्सिलॉन आर का स्क्वायर, ठीक है। वहीं पे अगर आउटसाइड की बात करें तो आउटर रीजन मैंने आर रेडियस स्मॉल आर रेडियस का जो है एक गॉसियन सरफेस बनाई है। फिर से मेरे को ये फार्मूला लगाना है, तो मेरे पास जो फार्मूला लगाने के बाद मेरे पास रिजल्ट आता है दैट इज इक्वल टू क्यू डिवाइडेड 4 पाई एप्सिलॉन आर स्क्वायर। और एक चीज मैं आपको यहां पे बता दूं, ये जो आपका डीए तुम बार-बार लिख रहे हो ना, किसका लिख रहे हो, गॉसियन सरफेस का लिख रहे हो बेटा, क्लियर है, आया समझ में। यहाँ पे इस गॉसियन सरफेस का सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, क्लियर। तो मेरे पास तीनों रिजल्ट है। इन जब तीनों रिजल्ट को मिला के ग्राफ प्लॉट करते हैं तो ध्यान से देखो, ओरिजिन से लेके मतलब सेंटर से लेके कैपिटल आर मतलब सरफेस तक इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो रहेगी इनसाइड द कंडक्टर। उसके बाद क्या होगा, इसका जो ग्राफ है कुछ ऐसा देखो ना, यहाँ पे डिपेंडेंसी कैसी है, ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1 बाई आर स्क्वायर, सरफेस के बाद ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1 बाई आर स्क्वायर, मतलब रेक्टेंगल हाइपरबोलिक जो है ग्राफ जाएगा, क्लियर है, सरफेस के बाद, ठीक है। तो ये भी जो है ग्राफ भी आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सॉलिड स्फीयर या यूनिफॉर्म चार्ज स्फीयर भी बोल सकते हो। तो सबसे पहली बात करेंगे इनसाइड वाले रीजन में। तो अब बेटा यहाँ पे क्या है, चार्ज जो है अंदर बैठे, जो वाटरमेलन होता है, वाटरमेलन के अंदर जो सीड्स होते हैं है ना, तो वैसे चार्ज जो है इसके वॉल्यूम में होंगे, सरफेस पे नहीं होंगे, वॉल्यूम में होंगे, आया समझ। तो एक छोटा सा जो मैंने रीजन बनाया है ब्लैक कलर से रेडियस आर का, इसमें आपको क्यू इनक्लोज निकालना पड़ेगा। क्यू इनक्लोज का फार्मूला क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन रो टू बी। अब रो जो है चार्ज डेंसिटी क्या है, कांस्टेंट है ना, तो कांस्टेंट रहेगी, इसका पूरे का वॉल्यूम लोगे तो कितना है 4/3 पाई आर क्यू, क्योंकि छोटी सी की रेडियस मैंने आर मानी है, आया समझ, इनटू रो। अब मेरे पास फार्मूला क्या होता है, क्लोज इनटू ई डॉट डी इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक। इसको सॉल्व करने के बाद मेरे पास जो रिजल्ट आएगा दैट इज ई वेक्टर इक्वल टू रो आर डिवाइडेड बाय 3 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अगर चार्ज के टर्म से बात करें तो k q r डिवाइडेड बाय r की पावर क्यूब, और यहाँ पे k जो है आपके पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्लियर है। ये मेरे पास इनसाइड वाले रीजन पे। ऑन दी सरफेस बात करोगे तो जस्ट ये फार्मूला यूज करो, सो यू विल गेट इक्वल टू q डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन r का स्क्वायर, कैपिटल R का स्क्वायर। ये मेरे पास जो है स्फीयर की रेडियस है। अगर आउटसाइड रीजन में बात करो तो इक्वल टू q डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन r का स्क्वायर, स्मॉल r का स्क्वायर। यहाँ पे एक यूनिफॉर्म चार्ज स्फीयर के लिए जो ग्राफ आता है दैट इज गिवन एज गाइस, अंदर वाले रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड जो है लीनियर वेरी करती है, उसके बाद जो हाइपरबोलिक लाइन जो है इसका ग्राफ जाएगा। ग्राफ भी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना गाइस, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट चार्ज वायर, ठीक है, लीनियर चार्ज वायर है, इसमें लीनियर चार्ज डेंसिटी मैंने प्लस लैम्डा माना है। इसके r डिस्टेंस पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है कितनी होगी। तो यहाँ पे मुझे r डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए मैं गॉसियन सरफेस बनाऊंगा, और इसमें जो गॉसियन सरफेस बनेगी दैट इज सिलेंड्रिकल फॉर्म की होगी गाइस, ठीक है। उस सिलेंडर की लेंथ हमने l मान ली है। तो ध्यान से देखो, इसके किसी भी पॉइंट पे अगर मैं एक छोटा सा एरिया एलिमेंट लूंगा तो इस सरफेस पे कितना आएगा, इधर dA वेक्टर, और इलेक्ट्रिक फील्ड की भी डायरेक्शन इधर ही है, इसमें भी सेम कहानी इधर है। तो इस पूरे कर्व सरफेस से जो क्या है आपके पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स आएगा, बाकी ऊपर वाली सरफेस और नीचे वाली सरफेस क्या हो जाएगा, जीरो, क्योंकि इसका एरिया वेक्टर इधर और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर है। ध्यान से देखिए, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है और इसमें भी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर और इधर, इन वाली सरफेस से इलेक्ट्रिक फ्लक्स जीरो हो जाएगा, सिर्फ कर्व वाले पार्ट से आएगा। तो मैं फार्मूला लगाऊंगा, क्लोज इंटीग्रल e डॉट d इक्वल टू q इंक्लूड डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो मेरे पास e मल्टीप्लाई 2 पाई rl है ना, इस कर्व सरफेस का जो एरिया होता है दैट इज 2 पाई rl, ठीक है। और यहाँ पे q की जो वैल्यू होगी इनक्लोज चार्ज दैट इज q इक्वल टू क्या होता है लैम्डा इनटू l, l ने को बल्ले बल्ले कर दिया, आंसर क्या आ जाएगा e इक्वल टू लैम्डा डिवाइडेड बाय 2 पाई एप्सिलॉन r, ठीक है। अब यहाँ पे ग्राफ प्लॉट करोगे तो आपके पास रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक लाइक ग्राफ आपको मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट चार्ज शीट। अब यहाँ पे इनफाइनाइट चार्ज शीट का मतलब ये होता है कि चार्ज जहाँ पे रख दोगे वहीं पे बैठ जाएंगे चुपचाप। तो यहाँ पे जो गॉसियन सरफेस बनती है आपके पास सिलेंड्रिकल टाइप की बनेगी, जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर भी आएंगे इधर भी आएंगे।
तो अगर इसको फाइनली अपन कैलकुलेट करेंगे सो दैट वुड बी E इक्वल टू सिग्मा डिवाइड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, याद रखना। आप किसी भी पॉइंट पे फाइंड करोगे ये वैल्यू कांस्टेंट रहेगी, डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करती। क्लियर है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंडक्टिंग शीट। बस दोनों में डिफरेंस कितना है, फार्मूला सेम रहता है ना। इसमें क्या आता है सिग्मा डिवाइड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट है, कंडक्टिंग में क्या आता है सिग्मा डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। कई बार इन दोनों का रेशियो भी पूछा गया है। क्लियर है। कई बार जो है इन दोनों का रेशियो भी पूछ लेता है कि कंडक्टिंग सीट है एक नॉन कंडक्टिंग सीट है, तो उन दोनों की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या रेशियो जो है आएगा। ठीक है, तो फार्मूला याद रह जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है गाइस। तो आई होप ये चीज आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। तो इस वीडियो में जो है यहाँ तक रखेंगे, बाकी की चीजें जो है अपन नेक्स्ट क्लास में जो है अपन डिस्कस करेंगे। यहाँ पे इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट वगैरह और बचता है, तो उसको अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे बेटा। आई होप ये चीज आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। तो चलिए मिलते हैं फिर आपको नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए थैंक यू, गुड लक टू ऑल। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि सारे वीडियो आप तक पहुंच सकेंगे। ठीक है, ओके, बाय बाय।